गुड मॉर्निंग, इट्स मी प्रीति कौशिक और आज हमने स्टडी करना बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। देखो हम इंटरनल कंट्रोल स्टडी कर रहे हैं ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनल कंट्रोल। और आज हमें इंटरनल कंट्रोल के बेसिक प्रिंसिपल्स समझनी है, यानी कैसे कैसे प्रिंसिपल होते हैं। ऑडिट कंट्रोल करते टाइम हमें किन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना है। तो बेसिकली क्या था कि दो ही प्रिंसिपल हमारे मेन होते हैं। पहला प्रिंसिपल होता है हमारा अकाउंटिंग ऑफ एसेट्स एंड सेकंड वन इज डिवीजन ऑफ वर्क। देखो अकाउंटिंग ऑफ एसेट्स में क्या होता है, एसेट्स की अकाउंटिंग किस तरीके से आप कर रहे हो, इस बात का ध्यान यहाँ पे रखना होता है इंटरनल कंट्रोल करते टाइम। अकाउंटिंग ऑफ एसेट्स यानी देखो एसेट्स के का किस तरीके से हम अगर स्टार्टिंग से बात करें तो देखो एसेट्स को पहले परचेज किया जाता है। तो जैसे पहले परचेज किया गया, फिर उसको इंस्टॉल, अगर हमने मशीनरी को इंस्टॉल करना तो उसे इंस्टॉल किया गया है। देन उसके बाद हमें किस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको इंस्टॉल किया है, उसे पुट किया। देन उसके बाद कैसे वो वर्किंग नेचर में आई है, अपना काम करने लगी है मशीनरी या फिर प्लांट्स एक्सेट्रा है। जितने भी एसेट्स हमने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परचेज करने हैं, तो क्या होता है जो बंदा परचेज करने के लिए अपॉइंट कर रखा है, यानी तो जिस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट्स परचेज करना है, तो वही सेम बंदा एसेट्स परचेज करेगा ना। ऐसा तो नहीं होगा ना कि जिसको पता ही नहीं है यानी एसेट्स क्या करना है वही जाके एसेट्स को परचेज करने लग जाएगा। नहीं, जिसको कह रखा है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वही बंदा क्या करेगा, जिसकी ड्यूटी है वही एसेट्स को परचेज करता है। तो कहता है कि जब आप एसेट्स की अकाउंटिंग कर रहे हो तो इस बात को ध्यान में रखो कि पहले इसमें ये मेन बात करके कि वर्क को ना सेपरेट कर देना चाहिए कि जो काम फिजिकली हो रहा है और जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो दोनों अलग अलग बंदे करें। यानी देखो अगर आपके जो वर्कर जो एम्प्लॉयज हैं एक मशीनरी या फिर प्लांट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इट मींस वो कैसा काम कर रहे हैं, फिजिकल वर्क वहां पे कर रहे हैं। देखो अब उन्होंने कितने घंटे काम किया, अगर उनके हाथ में ये पावर आ जाए कि आपको ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है, यानी आपने ये एंट्री पास करने की आपने कितने घंटे काम किया, तो जाहिर सी बात है वो गड़बड़ करेंगे ना। अब अगर उन्होंने 7.5 घंटे काम किया तो वो लिखेंगे ना कि 8 घंटे हमने काम किया। तो कहता है जो फिजिकल वर्क जो होगा वो दूसरे एम्प्लॉयज करें, दूसरे बंदे काम करें, और जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो दूसरे एम्प्लॉय को दिया जाए कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कोई और करेगा, यानी ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करने का काम दूसरे एम्प्लॉयज का है और फिजिकल वर्क करने का काम दूसरे एम्प्लॉयज का। तो ये एम्प्लॉयज के अंदर हमने क्यों कैटेगराइज किया है, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल अंदर ही अंदर होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये तो नहीं होता है ना ऑडिटर आगे इंटरनल कंट्रोल करता है, नहीं, इंटरनल कंट्रोल अंदर ही अंदर होता है। तो कहता है इस तरीके से काम को बांटो कि फिजिकली जो काम कर रहे हैं और जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने की है वो अलग अलग बंदे ने की हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो फिजिकल वर्क करे वही अपना एंट्री पास कर दे, तो वो गलत करेगा, इसमें फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं। तो कहता है अलग अलग बंदा हो। पहला पॉइंट क्लियर हुआ, पहला प्रिंसिपल क्लियर हुआ अकाउंटिंग ऑफ एसेट। सेकंड में कहता है डिवीजन ऑफ वर्क। देखो डिवीजन ऑफ वर्क से हम बहुत ज्यादा फैमिलियर हैं, हम 12th क्लास से जब हमने हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल स्टडी किए थे उनसे ही हमने स्टडी किया था कि डिवीजन ऑफ वर्क का क्या मतलब होता है। तो एज इट इज यहाँ पे भी वही मतलब है कि काम को इस तरीके से बांट देना चाहिए कि हर एक बंदे को उसका जो स्पेशलाइज्ड काम है वो मिल जाए। और कहते हैं काम को जब आप इस बांटो तो इस बात को भी ध्यान में रखो कि इंटरनल चेक सिस्टम आपका बना रहे, यानी इस तरीके से काम को आप अपॉइंट करो कि एक बंदे का काम दूसरा बंदा, दूसरे बंदे का काम तीसरा बंदा इजिली चेक कर सके। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एम्प्लॉय जो है गड़बड़ी कर जाए, यानी कि पता ही ना चले सारा काम एक बंदा कर रहा है। तो इस तरीके से मत करो, होच पोच नहीं होना चाहिए काम का। काम को अपॉइंट करते टाइम आप ध्यान में रखो इन बात को कि डिवीजन ऑफ वर्क आपका प्रॉपर होना चाहिए। और अब हमारे आ रहे हैं फॉर्म्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। कहता है इंटरनल कंट्रोल की क्या क्या फॉर्म्स होती है, कौन कौन सी फॉर्म्स होती है इंटरनल कंट्रोल की, तो वो हमने स्टडी करनी। तो फर्स्ट फॉर्म कहता है कैश कंट्रोल। कैश कंट्रोल कहता है कि सबसे पहले आप कैश को कंट्रोल करना सीखो, यानी कैश कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पैसे का मान लिया गया, पैसे में गड़बड़ी आ गई, एक भी नोट अगर गायब हो गया, एक भी नोट की अगर ट्रांजेक्शन छूट गई तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि एक नोट भी अगर मिस होता तो 2000 का हो सकता है वो नोट। तो कहता है कि आप जब भी कैश ट्रांजेक्शंस की बात कर रहे हो या फिर कैश को कंट्रोल करने की बात कर रहे हो, तो देखो इन तीन कैटेगरी में जैसे कैश जाता है आता है। रिसीविंग कैश, एक तो कैश हमारे पास आता है, दूसरी बात पेइंग कैश, हम कैश से पे करते हैं। देन मेंटेनिंग कैश बैलेंस, फिर हम कैश बैलेंस को कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंटेन करके भी रखते हैं। तो कहते हैं तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट फीचर है, चाहे आप पैसे को दे रहे हो चाहे पैसा आपके पास आ रहा है, या फिर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ पैसा रिटेन करके रख रहे हो, चाहे आपको ग्रो करना है बिजनेस फर्दर, तो आप कुछ भी करने के लिए अगर अपने बिजनेस के अंदर रिटेन करके भी कुछ मनी रख रहे हो, तो कहते हैं कैश के ऊपर कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। किस एम्प्लॉयज को आपने ये काम दिया कि कौन कलेक्ट करेगा मनी को, कौन पे करेगा पैसा, और किसकी कौन इस काम को लेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी किस बंदे की कि कितना कैश हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होना चाहिए। तो कहते हैं इस बात को अच्छे तरीके से प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में आप बांट के चलो कि ऐसा नहीं होना
चला गया। तो कहता है सिंपली अच्छे तरीके से आप कंट्रोल करके चलो कि एक बंदा रिसीव कर रहा है पैसा, दूसरा पे कर रहा है, ट्रांजेक्शन सब साथ के साथ रिकॉर्ड कर रहे हो, एंट्री पास कर रहे हो, एंड उसके बाद जितना आप मेंटेन कर रहे हो कैश बैलेंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसकी भी आप प्रॉपर रिकॉर्डिंग करो। ठीक है, फिर कहते हैं नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है जनरल फाइनेंस कंट्रोल। अब फाइनेंस यहाँ पे अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि फाइनेंस का कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने फाइनेंस से कंट्रोल नहीं किया तो सारी की सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो जनरल फाइनेंस कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि सारा काम पैसे से होता है, फाइनेंस का ही अगर आपने गड़बड़ कर दी, ये नहीं पता चला कि कहाँ से आपको शॉर्ट टर्म फाइनेंस अरेंज करना है, कहाँ से लॉन्ग टर्म फाइनेंस अरेंज करना है, और अरेंज करने के बाद अगर आपने गड़बड़ी कर दी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सीधी सिंपल सी बात है, आप अच्छे तरीके से बना के चलो कि शॉर्ट टर्म फाइनेंस आपने कितना लेना, लॉन्ग टर्म फाइनेंस कितना लेना, उनके बीच में आपने कंट्रोल बना के चलना है। ठीक है, कौन किस तरीके से कलेक्ट कर रहा है फाइनेंस को। तो जनरल फाइनेंस कंट्रोल क्लियर हुआ। ठीक है, थर्ड पॉइंट कहता है कंट्रोल रिगार्डिंग ट्रेड ट्रांजैक्शंस। कहता है जो ट्रेड ट्रांजैक्शंस होते हैं, ट्रेड मतलब सेल एंड परचेज, लाइक दैट इन जैसे ट्रांजैक्शंस जो होती हैं उनके ऊपर भी कंट्रोल रखो। कितना सारा सामान परचेज करना पड़ता है, फिर हम कितना ज्यादा सेल कर रहे हैं, तो उन सारे ट्रांजैक्शंस की आप प्रॉपर रिकॉर्डिंग रखो। जिन एम्प्लॉयज की ड्यूटी है उनके ऊपर प्रॉपर आपने नजर रखनी है, उनको सुपरवाइज होता रहना चाहिए। ठीक है, उनको सुपरविजन करो और आप इन सारी के सारे ट्रांजैक्शंस को भी अंडर कंट्रोल रखो। फिर कहता है कंट्रोल रिगार्डिंग एम्प्लॉयज रेम्यूनरेशन। कहता है भाई एम्प्लॉयज को अगर रेम्यूनरेशन नहीं दोगे तो वो छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे। अब एम्प्लॉयज को रेम्यूनरेशन दे जानी है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई एम्प्लॉयज को पता नहीं कब सैलरी देनी है, क्या करना है, कितने वेजेस देना है, उनको बोनस देना है या फिर नहीं देना है, उनको इंसेंटिव्स देने हैं, मॉनिटरी इंसेंटिव्स, नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स, क्या करना है। तो कहता है कि इस बारे में भी आप प्रॉपर क्लियर होने चाहिए, श्योर होने चाहिए कि आपने एम्प्लॉयज की रेम्यूनरेशन किस तरीके से पे करनी है, तो आप इस बारे में क्लियर होने चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कंट्रोल रिगार्डिंग फिक्स एसेट्स। कहता है जो फिक्स एसेट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा अमाउंट के होते हैं, हाई वैल्यू होते हैं फिक्स एसेट्स की, तो उनके ऊपर कंट्रोल होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर गड़बड़ हो गई, हमारी मशीनरी खराब हो जाती है, तो कहते हैं हर एक चीज के ऊपर आप नजर रखो अच्छे से। अगर काम प्रॉपर ढंग से होता रहेगा या फिर साथ साथ उसकी आप अलग से आप डेप्रिसिएशन भी लगाओ फिक्स एसेट्स के लिए, कितना अमाउंट का डेप्रिसिएशन लगाना है, आप हर चीज को रिकॉर्ड करते हुए चलो, कंट्रोल रखो, अंडर कंट्रोल एक एक चीज को। तो फिक्स एसेट्स को कंट्रोल रखना भी जरूरी है। और लास्ट हमारा पॉइंट है कंट्रोल रिगार्डिंग स्टॉक। कहता है कि जैसे स्टॉक होता है ना हमारा, उसको भी रखो, जैसे ओपनिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, रॉ मटेरियल कितना परचेज किया जा रहा है, या फिर वर्क इन प्रोग्रेस कितना काम हमारा अभी काम बीच में ही चल रहा है, कितना हमारा फिनिश्ड हो चुका है। तो कहते हैं स्टॉक के ऊपर कंट्रोल रखना भी जरूरी है। पहले तो प्रॉपर इनकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग ही होनी चाहिए कि कितना रॉ मटेरियल परचेज किया जा रहा है, ओपनिंग स्टॉक क्या है, क्लोजिंग स्टॉक क्या है, फिनिश्ड कितना स्टॉक हमारा हो गया है। ठीक है, तो कहता है कि इन सारे स्टॉक के ऊपर भी आपका कंट्रोल होना चाहिए और किस तरीके से इसका यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है, उसको आपने यहाँ पे कंसिडर करना है। तो आज हमने स्टडी किया बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनल फॉर्म्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ओके, होप यू लाइक इट, थैंक यू, बाय बाय।